हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जी पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा बिकॉज़ पिछले 2-3 दिनों से मैं काफ़ी व्यस्त था, जिसकी वजह से मैं इस चैनल पर एक भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। तो उसके रिगार्डिंग आई एम रियली सॉरी। एंड जो भी प्रॉब्लम्स थी अब वो रिज़ॉल्व हो चुकी हैं। एंड टुडेज़ ऑनवर्ड हम इस चैनल पर डेली कुछ ना कुछ लेक्चर्स पोस्ट करेंगे, राइट? तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा और अपने प्रिपरेशंस को एनहांस करते रहिए, राइट? तो सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स में जो कुछ भी पढ़ चुके हैं उसके बारे में एक ब्रीफ समरी देख लेते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि अगर हमें 2 साइनसॉइडल सिग्नल गिवन होते हैं, तो हम उन्हें कंपेयर किस तरह से करते हैं, राइट? उसके कंपेयर करने के मेथड्स हमने देखे थे, जहाँ पर हमने 2 मेथड सीखे थे, जिसमें से हमने देखा था कि जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टेक्निक होता है, उसके थ्रू हम 2 साइनसॉइडल सिग्नल्स को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पर हमने देखा था कि जब भी हम 2 सिग्नल्स को कंपेयर करते हैं, तो उन दोनों गिवन सिग्नल्स में से किसी एक सिग्नल को हमें रेफरेंस मानना पड़ता है, राइट? तो अगर साइनसॉइडल सिग्नल्स रैंडमली गिवन होते हैं, तो हम किसी भी एक सिग्नल को रेफरेंस मान सकते हैं। बट अगर यहाँ पर एक देखिए नोट पॉइंट में मैंने सेकंड नंबर का नोट देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमें 2 साइनसॉइड्स गिवन है, राइट? ये दूसरा नंबर का पॉइंट देखिए, अगर हमें 2 साइनसॉइड्स गिवन होते हैं बट उन दोनों साइनसॉइडल सिग्नल्स में से कोई एक सिग्नल हमें वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा सिग्नल हमारे करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में जो साइनसॉइडल सिग्नल हमारे वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, हम हमेशा उसी सिग्नल को एज़ अ रेफरेंस ट्रीट करते हैं, राइट? तो यहाँ से चलिए अब हम देखते हैं पावर कैलकुलेशन के बारे में सीखते हैं कि एसी पावर कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। पावर को हम कौन-कौन से फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, राइट? तो यहाँ से हम पावर कैलकुलेशन के बारे में सीखते हैं। Suppose we have given voltage in a form of V of t equals to Vm sin omega t, right? And हमें करंट का फेजर गिवन है I of t equals to Im sin omega t plus थीटा। अब अगर हमें पावर कैलकुलेट करना हो इंस्टेंटेनियस पावर, तो यहाँ से अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेशन की बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर, राइट? इंस्टेंटेनियस पावर होती है हमारी P ऑफ t विच इज इक्वल्स टू V of t इंटू I of t, राइट? यहाँ से देखिए हमारा P of t क्या हो जाएगा, V of t हम लोग ऊपर से देखते हैं Vm साइन ओमेगा t इंटू में Im साइन ओमेगा t प्लस थीटा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो Vm Im को अगर हम एक तरफ लिख लें तो ये हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा t इंटू में साइन ओमेगा t प्लस थीटा, राइट? यहाँ से देखिए अगर हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये फॉर्म मॉडिफाई होके हो जाता है आपका आई एम वी एम बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ देखिए हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज़ कर सकते हैं विच इज़ 2 साइन ए साइन बी, राइट? 2 साइन ए साइन बी हमारा क्या होता है, अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें जहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि हमारा जो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2 साइन ए साइन बी, राइट? तो इसी रिलेशंस को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए हमारा जो पी ऑफ टी है वो हो जाएगा हमारा बी एम आई एम बाई 2 इंटू में अगर हम इस 2 साइन ए साइन बी, इससे 2 साइन ए साइन बी को हम कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी
माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका, ये दोनों माइनस के टर्म में आ जाएगा, तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस थीटा आ जाएगा यहाँ पर, माइनस थीटा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। ये हो जाता है। नाउ पी ऑफ टी इक्वल्स टू पी एम डिवाइड बाई रूट टू हम लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली आई एम डिवाइड बाई रूट टू लिख सकते हैं इसको। आफ्टर दैट कॉस माइनस थीटा को हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। माइनस में बी एम डिवाइड बाई रूट टू इंटू आई एम डिवाइड बाई रूट टू इंटू कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। अब वी एम डिवाइड बाई रूट टू और आई एम डिवाइड बाई रूट टू, इसे हम लोग वी आर एम एस लिख सकते हैं। हमने पहली क्लास में देखा था कि मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम आर एम एस वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहें, राइट, तो उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रूट टू से डिवाइड करके। तो पी ऑफ टी यहाँ से हो जाएगा हमारा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा माइनस वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। अब यहाँ देखिए इंस्टेंटेनियस पावर की अगर हम बात करें तो इंस्टेंटेनियस पावर जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमें दो टर्म्स मिलते हैं। एक टर्म देखिए, ये टाइम इंडिपेंडेंट टर्म है। अगर हम इन दोनों सिग्नल्स को देखें तो सिग्नल वोल्टेज वी जो है वो आपका टाइम टी पर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली करंट आई जो है वो भी आपका टाइम टी पर डिपेंड कर रहा है। और अगर हम वोल्टेज और करंट के रिलेशंस को यूज़ करके इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करते हैं तो वो भी हमारा क्या है, टाइम का फंक्शन है। बट जब हम कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा ओवरऑल रिजल्टेंट पावर आया, रिजल्टेंट पावर में एक ऐसा टर्म आया जो टाइम से इंडिपेंडेंट है और दूसरा टर्म हमारा टाइम पर डिपेंडेंट है। देखिए ये जिसकी फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी की डबल है। यहाँ पर सप्लाई फ्रीक्वेंसी देखिए ओमेगा हमारी है, राइट। वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी देखिए ओमेगा है, सिमिलरली करंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। बट यहाँ पर जब हम इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि पावर कैलकुलेशन में एक टर्म ऐसा आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी डबल है, राइट। तो ये जो टर्म होता है ये होता है हमारा टाइम इंडिपेंडेंट टर्म, राइट। और इस टर्म की हम बात करें तो ये टर्म होता है हमारा टाइम डिपेंडेंट टर्म विद डबल फ्रीक्वेंसी, टाइम डिपेंडेंट टर्म विद डबल ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, विद डबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, राइट। यहाँ ये जो टाइम इंडिपेंडेंट टर्म है, इसी टाइम इंडिपेंडेंट टर्म को हम एवरेज पावर भी कहते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट टर्म जो होता है यही हमारा एवरेज पावर भी कहलाता है, राइट। इसे ही हम एवरेज पावर भी कहते हैं। इसी टर्म को हम रियल पावर से भी जानते हैं, इसे हम रियल पावर भी कहते हैं। वॉटेज पावर भी कहलाता है ये हमारा, राइट, या यूजफुल पावर, ठीक है। मीन्स ये जो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट टर्म होता है इसे हम एवरेज पावर के नाम से भी जानते हैं, रियल पावर के नाम से भी जानते हैं, वॉटेज पावर के नाम से भी जानते हैं, यूजफुल पावर के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये टर्म जो होता है ये एक्चुअली में वो पावर होता है जो हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट होता है, राइट। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट होता है ये पावर, इसलिए हम इसे, इसकी जो यूनिट होती है वो वॉट होती है, इसलिए हम इसे वॉटेज पावर के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है हमारा वो पी ऑफ टी इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई माइनस ऑफ वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई और थीटा जो भी हम लेते हैं, राइट। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर में हमारा दो टर्म आते हैं। एक टर्म होता है हमारा टाइम से इंडिपेंडेंट और दूसरा टर्म होता है हमारा टाइम पर डिपेंडेंट, राइट। ये जो इंडिपेंडेंट टर्म होता है पावर का यही हमारा एवरेज पावर भी कहलाता है। एक्चुअल पावर हमारा यही होता है, किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस जो पावर डिसिपेशन होता है वो हम लोग इसी फॉर्मूले के अक्रॉस निकालते हैं, इसी फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, राइट। वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। यहाँ पर कॉस फाई जो होता है कॉस ऑफ थीटा और फाई, राइट, ये कहलाता है हमारा पावर फैक्टर। दिस इज नोन एज
पावर फैक्टर, राइट। और अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर हमारा 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट वन इज यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, राइट। सेकंड वन इज लीडिंग पावर फैक्टर एंड थर्ड वन इज लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, राइट। अब यूनिटी पावर फैक्टर की बात करें तो व्हेन cos थीटा इक्वल्स टू 1, जब cos थीटा की वैल्यू आपकी एग्जैक्टली 1 के बराबर होती है तो उस केस में हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है, राइट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा लोड होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर लोड होता है। सिमिलरली अगर हमारा cos थीटा का वैल्यू लेस देन 1 होता है, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू जब लेस देन 1 हो जाती है तो इस केस में हमारा पावर फैक्टर लीडिंग या लैगिंग कुछ भी हो सकता है, राइट। लीडिंग या लैगिंग कुछ भी हो सकता है, लीडिंग और लैगिंग कोई भी पावर फैक्टर हो सकता है हमारा। मीन्स हमें यहाँ सिर्फ याद रखने वाली बात ये है कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1। मीन्स अगर हम रेंज ऑफ पावर फैक्टर की बात करें तो रेंज ऑफ पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, राइट। 0 से 1 के बीच में लाई करती है। जब पावर फैक्टर 1 के इक्वल हो जाता है तो ये कहलाता है हमारा यूनिट पावर फैक्टर। और जब cos थीटा की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी बट 1 से छोटी होती है तो इस केस में हमारा पावर फैक्टर लीडिंग एज वेल एज लैगिंग कुछ भी हो सकता है, राइट। अब लीडिंग कब कहलाता है, लैगिंग कब कहलाता है, ये अभी हम आगे समझ, राइट। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो बेसिक सर्किट एलिमेंट होते हैं, राइट। बेसिक सर्किट एलिमेंट कहने का मतलब ये है कि वो एलिमेंट जिनके बिना कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अगर हम बेसिक सर्किट एलिमेंट की बात करें तो हमारा जो बेसिक सर्किट एलिमेंट होता है वो 3 ही तरह का होता है, या तो रजिस्टर होता है, या कैपेसिटर होता है, या इंडक्टर होता है। इन्हें हम बेसिक सर्किट एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल सर्किटरी पॉसिबल है या जितनी भी एनालॉग सर्किटरी पॉसिबल है वो बिना रेजिस्टेंस, बिना कैपेसिटेंस या बिना इंडक्टर के पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी कोई सर्किट नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस कहीं ना हो या कैपेसिटेंस कहीं ना हो, मतलब इन तीनों एलिमेंट्स में से कोई ना कोई एलिमेंट आपका सर्किट में प्रेजेंट होता ही होता है। मीन्स बिना रजिस्टर, बिना कैपेसिटर और बिना इंडक्टर के कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसे बेसिक सर्किट एलिमेंट कहते हैं, राइट। तो उन्हीं एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग पावर फैक्टर को डिफाइन करते हैं कि हमारा पावर फैक्टर यूनिटी कब होता है, हमारा पावर फैक्टर लीडिंग कब होता है, हमारा पावर फैक्टर लैगिंग कब होता है, राइट। तो चलिए हम बेसिक सर्किट एलिमेंट्स के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। नाउ अगर हम बेसिक सर्किट एलिमेंट की बात करें, सबसे पहला बेसिक सर्किट एलिमेंट होता है वो हमारा होता है रजिस्टर, राइट। रजिस्टर and the second one is capacitor, capacitor and third one is inductor। ये होते हैं हमारे बेसिक सर्किट एलिमेंट। बेसिक सर्किट एलिमेंट मीन्स विदाउट दिस 3 कंपोनेंट हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको बेसिक सर्किट एलिमेंट कहते हैं इनको, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले रजिस्टर की बात करते हैं, राइट। रजिस्टर की बात करें तो सपोज दैट रजिस्टर को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है, राइट। इस रजिस्टर के अक्रॉस अगर हम एसी वोल्टेज की वैल्यू सपोज दैट वी एट एंगल 0 डिग्री मान लेते हैं, राइट। तो अगर हम इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो ओम्स लॉ से, अगर लम्प्ड नेटवर्क होता है तो लम्प्ड नेटवर्क में हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग आई फाइंड आउट करें तो V डिवाइड बाई क्या हो जाता है हमारा R। हेंस आई इक्वल्स टू V की वैल्यू क्या है, V एट एंगल 0 डिवाइड बाई R, या इसे हम लोग कह सकते हैं V बाई R एट एंगल 0। यहाँ देखिए अगर हमारा वोल्टेज V एट एंगल 0 पर है
तो करंट क्या आ गया हमारा, V डिवाइड बाई आर एट एंगल 0। मीन्स अगर वोल्टेज और करंट की फेजर की बात करें तो दोनों सेम फेज में है। अगर वोल्टेज हमारा इस फेज पे एग्जिस्ट कर रहा है, V एट एंगल 0 अगर हमारा यहाँ पर है, तो I एट एंगल 0 हमारा मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, बट फेजर का जो डायरेक्शन होगा वो सेम इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये हो जाता है हमारा I एट एंगल 0। मीन्स अगर V और I, राइट, वोल्टेज और करंट ये दोनों फेजर अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो इस तरह के लोड को हम लोग क्या कहते हैं, यूपीएफ लोड। क्योंकि यहाँ पर देखिए वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना है, यहाँ थीटा एंगल हो गया हमारा 0, तो कॉस थीटा इक्वस टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 इक्वस टू 1। तो इस तरह का लोड मीन्स अगर किसी सर्किट में प्योर रजिस्टर एलिमेंट लगा हुआ है तो उस वो सर्किट हमारा एज अ यूनिट पावर फैक्टर लोड बिहेव करती है, राइट। तो इस लोड को हम लोग कहते हैं यूपीएफ लोड, राइट। सिमिलरली अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं, सपोज दैट किसी सर्किट में प्योर कैपेसिटर लगा हुआ है आपका, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, एसी वोल्टेज, वो है हमारा वी एट एंगल 0, राइट। तो कैपेसिटर का अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें, एक्ससी की बात करें, तो एक्ससी इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/j⍵c, राइट। तो अब कैपेसिटर के अक्रॉस फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को अगर हम लोग फाइंड आउट करें, तो यहाँ भी हमारा ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो I इक्वल टू वी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा एक्स ऑफ सी, राइट। देन I इक्वल टू वी एट एंगल 0 डिवाइड बाई एक्स सी की वैल्यू अगर हम लोग रखें यहाँ पर, तो 1/j⍵c हो जाता है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं V⍵c इंटू j एट एंगल 0। ये दोनों एंगल अपना क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो हमारा ये ऑपरेटर जे होता है, अगर ये प्लस साइन के साथ होता है तो ये प्लस 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर ये माइनस साइन के साथ होता है तो ये माइनस 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारी रिजल्टेंट वैल्यू, वो हो जाएगी V⍵c एट एंगल 90 प्लस 0, मीन्स V⍵c एट एंगल 90, राइट। ये हो गया हमारा I का वैल्यू, I इक्वल्स टू V⍵c एट एंगल 90। तो यहाँ पर देखिए अगर हम वोल्टेज और करंट की बात करते हैं, तो वोल्टेज को अगर हम रेफरेंस में ले रहे हैं, जीरो एंगल का मतलब वोल्टेज हमने रेफरेंस में लिया हुआ है, तो वोल्टेज अगर हमारा रेफरेंस में है तो करंट देखिए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या कर रहा है हमारा, लीड कर रहा है। मीन्स अगर हमारा वोल्टेज इस एक्सिस पर एग्जिस्ट कर रहा है, V एट एंगल 0, वोल्टेज हमारा यहाँ पर है, तो कैपेसिटर के केस में करंट हमारा 90 डिग्री लीड करता है, राइट। ये हो जाता है हमारा करंट, राइट। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटिव लोड के केस में हमारा करंट क्या होता है, लीडिंग होता है। तो इस तरह के लोड को हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग लोड। मीन्स अगर हमारा करंट लीड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, जिस केस में हमारा करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज लीड करेगा, उस तरह के लोड को हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग लोड, राइट। और लीडिंग लोड के केस में हमें पता है कि पावर फैक्टर क्या होता है आपका, जो कॉस फाई होता है या कॉस थीटा होता है, वो लेस देन 1 आएगा, कुछ ना कुछ लेस देन 1 ही होगा। मतलब 0 पॉसिबल हो भी सकता है व्हेन आई अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री लीड करे, राइट। लेकिन ज़्यादातर केस में 0 पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कैपेसिटर हमारा कुछ ना कुछ रजिस्टिव प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है, राइट। इसलिए एग्जैक्टली लीडिंग लोड के केस में 0 पावर फैक्टर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कैपेसिटर, इतना याद रखिए कि कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर जो होगा वो तो हमारा ठीक है, राइट। प्योर कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो प्योर कैपेसिटर के केस में हमारा करंट 90 डिग्री लीड कर सकता है, बट कैपेसिटर प्योर पॉसिबल ही नहीं है। अगर प्रैक्टिकल केस देखा जाए तो प्योर कैपेसिटर पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो लेस देन 1 आएगा कैपेसिटिव लोड के केस, एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता है, राइट। सिमिलरली अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं, राइट, इंडक्टिव लोड की बात करें हम, तो सपोज दैट हमारे पास एक इंडक्टर है, और इंडक्टर के अक्रॉस जो हमने सप्लाई वोल्टेज लिया वो ले लिया हमने V एट एंगल 0। अब इंडक्टर के केस में अगर हम लोग करंट फाइंड आउट करते हैं, राइट,
तो आई इक्वल्स टू हो जाता है हमारा वी डिवाइड बाई एक्स एल, वेयर एक्सएल जो होता है वो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है, उसकी वैल्यू होती है जे ओमेगा एल, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग आई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आई इक्वल्स टू वी एट एंगल 0 डिवाइड बाई एक्सएल हो जाएगा, राइट। देन आई इक्वल्स टू हो जाता है हमारा वी एट एंगल 0 डिग्री डिवाइड बाई जे ओमेगा एल, ये हो जाएगा हमारा v डिवाइड बाई ओमेगा एल माइनस जे एट एंगल 0 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं v एट एंगल माइनस 90 डिग्री डिवाइड बाई ओमेगा एल, राइट। यहाँ पर देखिए जो हमारा करंट आया, करंट देखिए हमारा वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, सॉरी, राइट। अब इस केस में देखिए वोल्टेज हमारा 0 डिग्री पर, अगर 0 डिग्री फेजर पे अगर हम वोल्टेज को लेते हैं तो हमारा जो करंट है वो -90 डिग्री पे है, मीन्स हमारा जो करंट है वो 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। अगर इसको हम लोग फेजर डायग्राम बनाएं तो वोल्टेज अगर हमारा यहाँ पर है वी एट एंगल 0 यहाँ पर है, तो हमने बताया था जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस केस में हमारा एंगल जो होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। तो इस फेजर से अगर हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेंगे, 90 डिग्री, सॉरी ये डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा आदत ना होने की वजह से ऐसा होता है, राइट। तब इसकी अगर हम बात करें तो ये एग्जैक्टली क्या करता है आपका 90 डिग्री लैग करता है, ये होता है हमारा आई एट एंगल -90, राइट। तो अगर करंट हमारा वोल्टेज के रिस्पेक्ट में लैग करेगा तो इस तरह के लोड को हम लोग क्या कहते हैं, लैगिंग लोड कहते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लीडिंग लोड, लैगिंग लोड और यूनिट पावर फैक्टर लोड किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मतलब अगर हमारे पास प्योर एलिमेंट्स हैं, प्योर रजिस्टर है, प्योर कैपेसिटर है, प्योर इंडक्टर है, तो हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि कौन सा हमारा लीडिंग लोड होगा, कौन सा लैगिंग लोड होगा, या फिर कौन सा यूनिट पावर फैक्टर लोड होगा, राइट। तो इसके बाद तो चलिए अभी तक हमने जितने भी लोड्स के बारे में देखा उसको थोड़ा सा समराइज करके एक नोट लिख लेते हैं, राइट। तो मैं नोट लिखवा देता हूँ आपका इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, राइट। तो बेसिक सर्किट एलिमेंट्स के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो यहाँ पर समराइज कर दिया है मैंने। हमने देखा कि जब हमारा लोड जो होता है वो रजिस्टिव लोड होता है, तो रजिस्टिव लोड के केस में हमारा जो वोल्टेज और करंट होता है वो दोनों हमारे सेम फेज में होते हैं, राइट। सिमिलरली अगर हम कैपेसिटिव लोड की बात करें तो कैपेसिटिव लोड के केस में हमारा जो करंट होता है वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या करता है, लीड करता है। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड कैपेसिटर एज अ लीडिंग लोड, राइट। सिमिलरली अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के केस में हमारा जो करंट होता है वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में लैग करता है 90 डिग्री से, अगर हम प्योर इंडक्टर की बात करते हैं तो। इसलिए हम लोग जो इंडक्टर होता है उसे हम लैगिंग लोड के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो ये अब तक का जो भी लेक्चर था इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो में कोई चीज़ मिस करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन ही वो ज़रिया है जब अगर हम इस चैनल पर नए वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी, राइट। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।